हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका बेसिक पॉइंट कोचिंग में। तो हम लोग जो है कि क्लास 12th का जो वेक्टर एंड 3D चैप्टर है उसको ऑफलाइन में पढ़ रहे थे। कुछ दिक्कतें आने से ऑफलाइन में चूंकि कुछ दिन तक बंद किया गया है संस्था को, इसलिए जो है कि हम उसको ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन तक पढ़ चुके थे। लेकिन जब हम इस पर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट को शुरू से ही पढ़ लिया जाए। तो जल्दी-जल्दी में जो कि बेसिक बातें होती हैं जो पढ़ भी चुके हैं एक बार, उसको और ढंग से हम एक बार ले लेते हैं। मतलब पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जब बात करते हैं अपन लोग, तो प्रोडक्ट जो होता है सदिशों का जो गुणन होता है, जब हम सदिशों के गुणन की बात करते हैं, तो सदिशों का जो गुणन होता है, वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मतलब ये होता है कि कभी-कभी क्या करते हैं कि अपन के पास 2 वेक्टर होते हैं। जैसे एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर आपके पास बी हो गया और इसका हम लोग गुणन करते हैं। ए का बी के साथ गुणन करते हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अपन के पास 3 वेक्टर होते हैं। जैसे एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर आपका बी हो गया और एक वेक्टर आपका क्या हो गया? सी हो गया। 3 वेक्टर होंगे और 3 वेक्टर का जो है कि आप लोग क्या करोगे? गुणन करोगे। तो कभी-कभी हम लोग की आवश्यकता पड़ती है कि 2 सदिशों का गुणन करते हैं। एक का तो कोई मतलब नहीं है सर, एक का क्या गुणन करना मतलब? उसमें अचर किसी से अदिश से गुणा कर देते हैं। तो अदिश से गुणा करना पीछे सिखाया गया है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी अपन के पास 2 सदिश होंगे, उनका गुणन कर सकते हैं या अपन के पास 3 सदिश होंगे, एक सदिश होगा ए और एक सदिश होगा बी और एक सदिश होगा सी और इन तीनों का मल्टीपल करेंगे। सर तीनों का मल्टीपल कैसे करेंगे? करेंगे। उसको ढंग से समझेंगे कि कब कैसे संभव है, कब कौन सा संभव नहीं है। लेकिन ये चूँकि हमारे सिलेबस में बहुत थोड़ा बहुत बात करें, जो पुरानी बुक्स मिलेंगी उनमें मिल जाएगा। नहीं तो पूरा का पूरा 12th का जो कंसेप्ट है, ये लेफ्ट साइड में जितना लिखा गया है वो पूरा का पूरा है। राइट साइड का जो भी लिखा गया है उसमें बहुत हम लोग जाने वाले नहीं हैं। कुछ सवाल हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है? तो सर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है 2 सदिशों का। जैसे हम लोग सदिशों का गुणन करने जा रहे थे। क्या हुआ हमारे साथ? कि हमारे साथ 2 लोग सदिश आके भिड़ गए। फिर इन दोनों का गुणा कर लिया। फिर कुछ देर बाद हमको पता चला कि अरे यार ये तो 3 सदिश भी हमसे गुणा हो सकता है, फिर इनसे भिड़ेंगे हम लोग। तो यानी कि उसीलिए हमने कहा कि इसको बाँट दिया हमने कि पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 सदिशों का गुणन, 2 सदिशों का गुणन। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सदिशों का गुणन, यहाँ पर जो आप देख रहे हो 3 सदिशों का गुणन और हमने बोला कि इस साइड का जो है कि अपना सिलेबस नहीं है। लेकिन सर आगे की बेसिक के लिए हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लास्ट में ज़रूर चर्चा करेंगे इसको। उसके बाद से जब 2 सदिशों का गुणन की हम बात करते हैं, तो 2 सदिशों का गुणन का मतलब ये है कि सपोज़ कर लीजिए कि एक सदिश राशि ए थी, एक सदिश राशि बी थी। आपने क्या करा? इनका गुणा करा। गुणा करने के बाद जो है कि एक अदिश क्वांटिटी आ गई, एक अदिश राशि आ गई। तो उसको हम लोग फिर क्या नाम देंगे? या हो सकता है कि 2 सदिश आपके पास थे, अब उन दोनों सदिशों का गुणा करा। अब दोनों सदिशों का गुणा करने के बाद जो है कि आपने देखा कि एक सदिश ही आ रहा है। सदिश का गुणा करा और सदिश आ रहा है आपका, तो उसको अलग नाम देंगे। तो उसी के अनुसार देखें, अगर एक छोटे से बेसिक उदाहरण के साथ देखें जो हमारे साथ 9 से जुड़ा हुआ है, जो चर्चा में रहता है, जैसे कार्य की हम बात करते हैं। तो कार्य की बात करते हैं तो किससे मिलता है? बल से, बल और विस्थापन। जब बल और विस्थापन का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो बाबू कार्य निकलता है, कार्य निकलता है। बल और विस्थापन का जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकलता है? कार्य निकलता है। तो ये चूंकि अब ये बल है, बल को अगर हम एफ से दिखा रहे हैं, बल को हम क्या दिखा रहे हैं? एफ से। तो बल एक सदिश राशि है तो इसलिए उस पर तीर दिखाएंगे, ये बात हुई है बेसिक में। विस्थापन है, विस्थापन को अगर हम डी से दिखा रहे हैं तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसके ऊपर भी हम तीर लगाएंगे। और जो किया गया कार्य आ रहा है डब्ल्यू से अगर रिप्रेजेंट करे बाबू, तो कार्य के ऊपर तीर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अदिश राशि है। यानी कि आपने कहा सर कि ये सदिश राशि है, यस ये सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। सर विस्थापन भी सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। और सर कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। तो सर हमने देखा क्या कि एक सदिश राशि, बल भी कौन सी राशि है? सदिश राशि, विस्थापन भी कौन सी राशि? सदिश राशि। और दोनों का गुणा किया तो गुणा करने के बाद क्या आ गया? अदिश राशि। तो यानी कि जब 2 सदिश राशियाँ होती हैं, जब 2 हमारे पास राशियाँ सदिश होती हैं, उनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जब उनका गुणन करते हैं, तो प्राप्त जो राशि होती है, वो अदिश आ जाती है। और जब वो अदिश आ जाती है, तो उसको हम लोग नामे दे देते हैं अदिश गुणन। क्या नाम दे देते हैं? अदिश गुणन। उसका नाम दे देते हैं अदिश गुणन। यानी कि एक बात क्लियर है सर कि आज की बात से अगर हमसे कोई पूछता है कि अदिश गुणन क्या होता है, तो अपन को यही जवाब देना है कि जब 2
जब दो सदिश राशियों के प्रोडक्ट से या दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि जो हो वो अदिश हो, तो उसे हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश गुणन। अब इसको चूंकि रिप्रेजेंट करने के लिए अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं सदिश गुणन की। तो सदिश गुणन में जानते ही हैं आप कि एक होता है बल। क्या होता है? बल। और बल के बाद बाबू लंबवत दूरी होती है। बल और लंबवत दूरी, जैसे बल को हम दिखा रहे हैं अब से, तो बल सदिश राशि है इसलिए उसको तीर बना दिया। लंबवत दूरी भी अगर हम बात करें तो ये भी सदिश राशि है। आर से दिखा दे रहे हैं इसको, किसे दिखा दे रहे हैं? स्मॉल आर से दिखा दे रहे हैं। तो ये भी बल भी सदिश राशि। और आपने देखा लंबवत दूरी भी कौन सी राशि? सदिश राशि। लंबवत परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। ये भी दूरी हो गई। वो टार्क जिससे निकलता है। और उसके बाद से अगर हम देखें यहाँ से, तो ये बल आघूर्ण निकलता है, बहुत टाव जो निकलता है, और ये भी सदिश राशि है। यानी आपने क्या देखा कि बल सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। और ये लंबवत दूरी भी कौन सी राशि कंसीडर करते हैं अपन लोग? सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, और सदिश के गुणा से जो प्राप्त है बाबू, ये भी सदिश राशि। ये भी क्या हो गया? सदिश राशि। तो इसका हम लोग नाम रख लेते हैं कि जब दो सदिशों का गुणन करते हैं, जब दो सदिशों का गुणन करते हैं और गुणन से प्राप्त जो राशि होती है वो अदिश आ जाए। यानी कि जब दो सदिश अपन के पास होंगे, उन दोनों सदिश का हम लोग जो है कि गुणन करेंगे, अब गुणन करने के बाद जो राशि आ रही है वो भी सदिश हो, तो उसको हम लोग नाम रख लेते हैं सदिश गुणन। उसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन। यानी कि सर रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर रिजल्ट सदिश आ रहा है तो सदिश गुणन। सर रिजल्ट अगर अदिश आ रहा है तो अदिश गुणन। लेकिन प्रोडक्ट तो सर दो का ही करना है, सर गुणन तो दो का ही करना है, क्योंकि तीन का तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब यहां से देखें तो इन दोनों को अलग करने के लिए कि कब ये अदिश गुणन बोला जाएगा, कब ये सदिश गुणन बोला जाएगा, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बाबू इसके बीच में डॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो एक बीच में क्या लगा देते हैं? डॉट। अदिश गुणन को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो एफ और डी के बीच में हम एक डॉट लगाएंगे, बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु। और आगे देखेंगे कि इसे हम बिंदु गुणन के भी नाम से जानते हैं। बिंदु गुणन बोलिए, या इंटरनल जो है कि बिंदु गुणन बोलिए, या उसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। बिंदु को ही डॉट बोलते हैं तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो अपन के पास क्या है? सदिश गुणन। सदिश गुणन का मतलब बल भी सदिश राशि, लंबवत दूरी भी सदिश राशि, जो आ रहा है वो भी सदिश राशि, तो इसको हम लोग सदिश गुणन को आते हैं। सदिश गुणन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे सर? तो आज के बाद से क्रॉस लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस लगा करके। क्रास इसी को वज्र हिंदी में बोलते हैं। क्या? वज्र। इसलिए वज्र गुणन भी बोलते हैं बाबू। वज्र। वज्र जैसे कि वज्र का मतलब हम लोग हड्डी से तात्पर्य होता है, लेकिन आप डेंजर कहीं भी देखा लिखा देखे मिलेंगे ना, तो इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से बना रहता है, हड्डी बनी रहती है, दो क्रास लगा करके, तो इसलिए हम इसको वज्र बोलेंगे, वज्र गुणन बोलेंगे इसको, वज्र गुणन के नाम से जानेंगे। अच्छा, इसके और नाम है, जरा देखेंगे हम। कर है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन अगर हम इसको डिटेल में अगर जाने और अदिश गुणन को अगर ढंग से हम समझें अदिश गुणन को, तो इसका हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि जब दो सदिश सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि एक अदिश हो। अभी बात हुई थी पीछे कि जब अपन के पास दो सदिश होंगे और दोनों सदिश का आप गुणन करोगे, गुणन करने से जो प्राप्त राशि होगी वो अदिश होगी, तो उसे हम अदिश गुणन बोलेंगे। ठीक। अब अदिश गुणन को कई नामों से जाना जाता है। बिंदु गुणन के भी नाम से जाना जाता है, उसको बिंदु गुणन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बिंदु गुणन बोलेंगे। या उसको एक और नाम जानते हैं, बिंदु गुणन को सुनो, बिंदु गुणन को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में बिंदु गुणन को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इस बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए। उसके बाद से है आंतरिक गुणन। क्या है? आंतरिक गुणन। अगर आपको कोई बोले, अगर सामने से आंतरिक गुणन बोले तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा है। ये दो अदिश गुणन की बात कर रहा है। अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इंटरनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, चर्चा कर रहे थे आपको। प्रत्यक्ष गुणन की अगर हम बात करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष गुणन को इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी तीन नाम हो हमारे लिए चर्चित में हैं। अब कब किस नाम से हमको बोल देगा, जानते हुए सवाल नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक उसके नाम हमको पता नहीं रहेगा, तब तक पूरा डिटेलिंग समझने के बाद भी हम उसके अगर नाम क्लियर नहीं है, उसका नाम हमको पूरा ढंग से पता नहीं है, तो हम नहीं दे पाएंगे जवाब। अगर हमको पूरा कंसेप्ट आता भी है तो कम से कम नाम याद रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट बोल लो, इंटरनल प्रोडक्ट बोल लो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल लो, है कि नहीं है? ये इतने नामों से जाना जाता है। अच्छा, अब ये भी बात कर दी है कि जैसे आपने देखा कि बल एक सदिश राशि था, आपने बल को लिखा, और विस्थापन जो है कि डी, विस्थापन सदिश राशि था, और इसके बीच में अपन लोग डॉट लगाएंगे आज की बात से, तभी ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? अदिश गुणन को। ये जो डॉट होता है ये अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद से जो कार्य आता है बाबू, ये होता है कार्य। कार्य के ऊपर तीर नहीं बनाना है आपको, कार्य के ऊपर तीर नहीं बनाना है, ये कार्य देता है, ये कार्य आता है।
तो आगे से चल के ये यानी कि कुल मिलाकर के हमको यहाँ कहने का ये मतलब तात्पर्य यहाँ पर कहने का ये है कि यहाँ पर बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, दोनों का गुणनफल से प्राप्त अदिश आ रहा है, कार्य आ रहा है। बीच में डॉट लगा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग दिखने के लिए, भीड़ से अलग दिखने के लिए, ताकि समझ में आए कि नहीं यार ये वो वाला है, ये वो वाला है। नामकरण कर रहे हैं एक तरीके से, इनडायरेक्ट तरीका से। ठीक है सर, तो आज के बाद से कहीं भी दो सदिश रहेंगे, जैसे आपके पास सदिश ए रहेगा, एक सदिश बी रहेगा, और लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो सबसे पहले उसको सामने से बता देंगे, देख हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं भाई। सबसे पहले उसके बीच में क्या लगा देंगे, डॉट, और डॉट लगा करके हम ये बताएंगे कि देख भाई हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। उसको क्लियर कर देंगे ये पहले बात, इतना सेटिफाई उसको कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम ये भी पॉइंट को लिख सकते हैं कि अभी थ्योरेटिकल बहुत कम पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली बात करेंगे। ठीक है, अब ये कहो कि सर लिख दो, नहीं, तो थोड़ा सा लिखने का कंसेप्ट थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड पर तो है, लेकिन इस पर अब थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपातकालीन के लिए है ये, समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी है, तो सदिश ए डॉट सदिश बी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम अदिश गुणन बोल रहे हैं। तो आज के बाद से एक पॉइंट आप माइंडसेट में याद रखिएगा, ये पॉइंट हम मैथमेटिकली लिखे हैं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि जो सदिश रहेंगे उनके डॉट प्रोडक्ट को उनके बीच में उनके सदिश सॉरी अदिश गुणन को उनके बीच में डॉट बिंदु लगा कर प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद रखेंगे, ये हमारे लिए पॉइंट पॉइंट बने रहेगा, जैसे हमने आपको लिख के दिखाया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत सारा, माने बहुत बेहतरीन है चीजें, अब धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे अब हम यहाँ पे ब्लैंक सीट इसलिए रखे हैं क्योंकि हम यहाँ एक छोटी सी हेडिंग बनाने जा रहे हैं और छोटी सी एक बात बताने जा रहे हैं, इसमें हैशटैग 01 हम पहला पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्या पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा होगा तो उसका जो है कि अदिश गुणन कैसे करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि जब दो सदिशों के बीच सदिशों के बीच के बीच थीटा कोण थीटा कोण हो, जब दो सदिशों के बीच क्या हो, थीटा कोण। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहते हैं कि जरा समझना मेरी बात को। सर आप कहना चाहते हो कि ये एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए है, हमने कहा यस ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए है। उसके बाद से आप कह रहे हो कि सर ये वेक्टर आपका बी हो गया, हम कह रहे हैं हाँ ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, बी। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ रही है। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और सर इसके बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। इसके बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। अरे कोण निकालना सिखाए थे कि एक ही बिंदु से दोनों तीर बाहर की ओर जानी चाहिए, तो दो कोण बनेगा। एक ये बाहर बाहर कोण आपको दिख रहा होगा, ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को नहीं लेते हैं, कंसीडर करते हैं छोटे वाले को। छोटा वाला यानी कि थीटा को अगर हम तुमको बोल दें तो थीटा जो होता है इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर हम बात करें तो जीरो, और यहाँ पर होता है ये इज लेस देन आर इक्वल टू 180, यानी कि 180 और जीरो के बीच में ही लाई करेगा, 180 और जीरो के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। और 180 हो सकता है सर, यस सर 180 हो सकता है जब दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे। एंगल निकालना सिखा रहे थे उसमें बताए थे। सर जीरो हो सकता है क्या, हाँ जीरो एंगल कब लेते हैं, जब दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये बातें हुई थी। ठीक है सर, अब हम ये बात क्लियर करते हैं, और ये बात हम थोड़ा सा अब न्यूमेरिकली चलना अप्रोच को अप्लाई करते हैं। जरा देखना, जरा मेरी बात को ध्यान से सीरियसली सुनना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को। सर आप कह रहे थे एक वेक्टर ए हो गया, यस। एक वेक्टर सर बी हो गया, यस। सर इसके बीच का कोण थीटा हो गया, यस। बताना क्या चाहते हो सर, अब बताना चाहते हैं कि इसके बीच का जो, जब हमने ये बात करा, तो इसका अगर हमको अदिश गुणन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो सर आपने तो बताया कि अगर वेक्टर ए है तो हमने कहा कि हाँ, आपके पास एक वेक्टर बी है तो हमने कहा कि हाँ, उसके अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करना है तो सर उसके बीच में क्या लगा दीजिए, थीटा डॉट लगा दीजिए। ये सर अदिश गुणन हो गया, यस सर ये अदिश गुणन हो गया। तो सर इसे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसे लिख सकते हैं बाबू, सदिश ए का परिमाण, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी कि सदिश बी का परिमाण ले लेते हैं, और इसके साथ जुड़ता है cos थीटा, इसके साथ जुड़ता है cos थीटा। यानी कि अब ये फार्मूला हमारा एक तरीके से बन गया, और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कब, जब दो सदिशों के बीच का कोण थीटा होगा, जब दो सदिशों के बीच का कोण थीटा होगा, और थीटा कोण होने पर अगर उसका अदिश गुणन निकालना होगा, स्केलर प्रोडक्ट निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तब बाबू हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा। ठीक है, अब ये सब थीटा के बारे में आपका क्या राय है। थीटा के बारे में ये राय पहले से दे दिया गया है कि जब दो सदिशों के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। यानी कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर, यस सर। यानी कि थीटा जो होता है, वो थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच का क्या है, कोण है, एंगल है सर। हम कह रहे हैं हाँ यार एंगल तो है, लेकिन सर ये आया कैसे है, एक्चुअल में ये बताना क्या चाहता है, ये कैसे आप समझ पा रहे हो कि ये इसी तरीके से लिखा जाए।
ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे ना बाबू, तो वहाँ डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल में अभी इतना जानिए कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण थीटा होगा तो आप ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा लिखें आप। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, इस थीटा के बारे में यहाँ पर हम बातें रख दिए हैं। अब इस थीटा को ध्यान से अगर देखें हम, तो ये थीटा जो है लाई कर रहा है बाबू 0 और 180। ये आर इक्वल इज लेस देन आर इक्वल टू का मतलब 0 हो सकता है, 180 इज लेस देन आर इक्वल टू का मतलब 180 हो सकता है और इससे छोटा, ये 0 से बड़ा। ठीक है। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब इस पर चर्चा करने का मतलब ये है कि इसी से साइन डिसाइड होती है बाबू। इसी से क्या डिसाइड होता है सर? साइन डिसाइड होता है। साइन डिसाइड होने का क्या कहना चाहते हैं सर? साइन डिसाइड का मतलब क्या कहना चाहते हैं बाबू? थीटा ही डिपेंड बताएगा कि इसकी साइन कब क्या होगी। थीटा ही इस बात को हम लोग बताएगा कि कब जो है कि सर ये प्लस होगा, कब ये सर माइनस होगा, कब सर ये मैक्सिमम होगा, कब ये सर मिनिमम होगा। इस पर हम लोग विशेष चर्चाएं करेंगे। इस पर विशेष हम लोग जो है कि डिटेल में इसको लेते हैं। तो यानी कि इसके साइन को हम लोग देखेंगे, इसके चिन्ह को हम लोग देखेंगे कि क्या माने कब ये जो है कि मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, कब जो है कि धनात्मक होगा और कब जो है कि ऋणात्मक होगा। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर, अगर इसको बहुत बेहतरीन अप्रोच से लिया जाए, इसको बहुत बेहतरीन अप्रोच से लिया जाए, तो ये वेक्टर ए रहा, डॉट वेक्टर बी रहा, और ए का परिमाण और ये बी का परिमाण और ये cos थीटा। बी का परिमाण, ए का परिमाण का मतलब क्या है सर? ए का परिमाण का मतलब कि लेंथ ऑफ ए, यहाँ से जो भी यहाँ से आप दिख रहे हो, वेक्टर ए को देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है, इसकी लेंथ है सर ये। ए का परिमाण का मतलब होता है, ए का परिमाण का मतलब होता है कि अगर ये वेक्टर ए है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, वो है उसका मैग्नीट्यूड है, वो वेक्टर ए है। सर ये जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यस तो 10 न्यूटन है। अब 10 न्यूटन को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना होगा तो सपोज करो 10 न्यूटन ये है, तो 20 न्यूटन इसका डबल बन, एक और यहाँ तक लेकर के जाए, यहाँ तक लेकर के जाएंगे, है कि नहीं है सर? तो ए परिमाण है, लेंथ है सर। एक बार वेक्टर ले लिया तो ले लिया, फिक्स है सर ये क्या है? फिक्स है। एक बार तुमने फोर्स अप्लाई कर लिया, वेरिएबल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो 10 न्यूटन तुमने लगा लिया तो लगा लिया 10 न्यूटन। तो ए का परिमाण सर फिक्स है क्या? यस, ए का परिमाण फिक्स है एक। उसके बाद से बी के परिमाण की अगर हम चर्चा करें तो चलो बी का परिमाण भी हम फिक्स कर दिए। बी वेक्टर बी भी फिक्स हो गया सर। उसका भी लेंथ जितना होगा लेंथ हो गया, ये नहीं कि अब बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है सर, तो ये दोनों तो फिक्स हैं एक तरीका से, एक तरीके से दोनों क्या है? फिक्स है। मैग्नीट्यूड है सर, निगेटिव का कोनो चांस ही नहीं है इसका। तो सर क्या करते हैं कि अब जो रोल अदा करता है बाबू, ये इसका हीरो है बाबू। और वेक्टर आने का ही मतलब होता है कि थीटा, वेक्टर ही आने का मतलब होता है थीटा। क्योंकि वेक्टर हम उसी को बोलते हैं जो कोण पर राशियां निर्भर करती हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन एंगल। अगर वो एंगल पे क्या कर रही है, वो निर्भर कर रही हैं, तो एंगल पर जब निर्भर करती हैं बाबू, तब जा करके हम लोग जो है कि उसको सदिश के अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ना अब आसान नहीं है, उसको घटाना आसान नहीं है, उसका गुना करना आसान नहीं है। यानी कि सर जब वो सदिश राशि बन गई तो वो हमारे लिए खतरनाक हो गई एक तरीके से, ये बोल दीजिए ना। हम करें हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें थीटा रोल अदा करने लगा। उसको आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता, उसको आसानी से घटाया नहीं जा सकता, उसको आसानी से जो है कि प्रोडक्ट नहीं निकाला जा सकता। तो थीटा ही कमाल करता है सर। तो थीटा की अगर हम चर्चा करें तो थीटा ही बताएगा कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। तो सर थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? काश का, यानी कि पूरा काश थीटा ही डिपेंड करेगा इस मैटर में। कॉस थीटा ही क्या करेगा? डिपेंड करेगा इस मैटर में। कॉस थीटा ही अपना रोल अदा करेगा कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये निगेटिव होगा, है कि नहीं है? यानी कि एक तरीका से आप कहना चाहते हो सर कि कॉस थीटा हीरो रहेगा इसके लिए, साइन डिसाइड करने के लिए। हम कह रहे हैं हाँ यार, जरा देखना इसका साइन डिसाइड करोगे तो थोड़ा सा हम अब 11 से जोड़ रहे हैं इसको। 11 से जोड़ने का मतलब कि आपने ग्राफ देखा, हम लोग जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, आ एक दूसरा वेक्टर आपका ये बी है, ये आपका वेक्टर बी है, और इसके बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है सदिश ए डॉट बी बराबर जो होता है, उसको लिखते हैं बाबू सदिश ए का परिमाण, अदिश गुणन जिसको बोलते हैं। तो ये सदिश ए का परिमाण और ये सदिश बी का परिमाण, और ये होता है इसके साथ cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। यानी कि अब इसकी अगर हम साइन को देख लें इसके सिस्टम को समझने के लिए, तो सर ए का परिमाण तो एक तरीके से फिक्स है,
ए का परिमाण सर, ए का परिमाण का मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर की क्या हो गई, लेंथ हो गई। जैसे कि ये वेक्टर है कोई, अगर ये वेक्टर है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की इसका जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, इसी को इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसकी लंबाई को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन इसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन, अगर 20 न्यूटन बनाना होगा तो सर 20 न्यूटन बनाना होगा तो यहाँ से लेकर के थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है कि बढ़ा देते हैं, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ जो एरो होता है, चाहे लेंथ ऑफ जो लाइन सेगमेंट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर ए का मैग्नीट्यूड हो गया यानी ए की लंबाई हो गई, ये बी का मैग्नीट्यूड यानी बी की लंबाई हो गई, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो cos थीटा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, cos थीटा। तो सर अगर इसमें देखें तो लंबाई तो सर फिक्स हो जाएगी, एक बार जो भी कोई भी वेक्टर है, एक बार हमने कोई भी वेक्टर को ले लिया तो वो वेक्टर तो फिक्स हो गया सर। हम करें हाँ, उसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, यस। तो यानी वेक्टर ए की लंबाई फिक्स हो गई, वेक्टर बी की लंबाई फिक्स हो गई, तो सर अब इसमें रोल बदलने वाला कौन करेगा, जो दोहरा प्रकृति रखने का, चाहे जो भी अपनी प्रकृति बदलने का हुनर रख रहा है, वो कौन है सर, cos थीटा। क्या है सर, cos थीटा। यानी ये cos थीटा ये बदलेगा, cos थीटा जब बदलेगा तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा इसको बदल देगा। अब अगर आप देखो मेरी बात को ध्यान से, तो हम पूरी बात एक ग्राफ से पूरा आप रख सकते हैं सर, कैसे, क्योंकि cos थीटा है, और cos थीटा का ग्राफ हम 11 क्लास में आपको पढ़ाए थे, क्लास 11th में हमने ग्राफ आपको पढ़ाया था। और cos थीटा का जो ग्राफ होता है बाबू, यूं ऐसे ग्राफ चलता है, यूं ऐसे, ये cos थीटा का ग्राफ है बाबू। ये किसका ग्राफ है, cos थीटा का। ये cos थीटा का ग्राफ है, ऐसे चलता रहता है। तो सर ठीक है, cos थीटा ग्राफ होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है बाबू, ये +1 होती है, ये क्या होती है, +1। और यहाँ से अगर देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये सर ये क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। और इसी के बीच में cos थीटा जो है कि वैरी करता है, cos थीटा इसी के बीच में क्या करता है, वैरी करता है। माने इसी के बीच में वैरी करने का मतलब कि इसी में सर अपना जो भी है क्रियाक्रम कर लेता है सर, ठीक है। तो आप देखो मेरी बातों को ध्यान से, सर ये है 0 डिग्री, ये कितना है सर, 0 डिग्री। और सर यहाँ की बात करें तो ये है सर 90 डिग्री, π/2 जिसको बोलते हैं, ये कितना डिग्री है सर, 90 डिग्री। और सर इसके आगे पढ़ें तो यहाँ पर सर, यहाँ से अगर देखें यहाँ पर तो ये 180 डिग्री सर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा सर, और हमारे बात जो हुआ था बाबू आपका, वो थीटा के बारे में जो बात हुआ था, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, यही बात हुआ था कि 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, या उसके बीच में ही होगा। तो हम उसी के बीच में काश को पढ़ लेते हैं सर, उसी के बीच में काश को समझ लेते हैं। और जो काश जिधर पॉजिटिव उधर वो पॉजिटिव, जिधर निगेटिव उसको निगेटिव। अब मेरे बात को ध्यान से समझना जरा, इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। ये हम रेड ले लेते हैं सर। यहाँ से अगर देखें अपन लोग, ये वाली जो रेड कलर से जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इसको देखना जरा, ये वाली जो वैल्यू है बाबू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाई एक्सिस पर ऊपर होगी वैल्यू, ये वाई एक्सिस पे कहाँ मिलेगी, ऊपर ऊपर। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये इस तरह से चलते चले जाए, चलते चले जाए, तो ये पूरी की पूरी देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ऊपर 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 मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है कि पॉजिटिव हो गई। और ये कहाँ से कहाँ के बीच का कोण है सर, ये 0 और कहाँ के बीच का है, 90 डिग्री के बीच का कोण है। अच्छा सर, वो 0 और 90 के बीच का कोण है, यस। अगर 0 और 90 के बीच का कोण है तो उसमें 0 और 90 में आप देखो क्या चल रहा है, 90 से छोटा होगा, 90 पे तो सर 0 हो जा रहा है ना, 90 पे क्या हो जा रहा है, 0, 90 पे हम बात नहीं कर रहे, जब भी बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर 0 से थोड़ा सा सर नीचे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इसमें देखें तो ये पूरी की पूरी कास्ट जो है, कास्ट की जो पूरी की पूरी फौज आएगी उसमें पॉजिटिव धनात्मक आएगी, पूरी की पूरी क्या आएगी, धनात्मक, यानी कि इसमें कास्ट धनात्मक है। और इसको बोलते हैं बाबू न्यून कोण, न्यून कोण, यानी कि अगर थीटा न्यून कोण है सर, अच्छा एक बात यहाँ से हम लिख देते रहे हैं कि सर अगर थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो सर 90 अंश से छोटा, थीटा जो है कि छोटा है किससे, 90 अंश से। सर ये मैथमेटिकली आपने लिख दिया क्या, हमने, हाँ यार, इसको मैथमेटिकली हमने लिख दिया। तो थीटा जब भी बाबू 90 अंश से छोटा होगा, थीटा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से अगर छोटा होगा, तो सर थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा जो होगा सर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अपनी जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, धनात्मक देगा। तो यानी कि अगर cos थीटा धनात्मक आया मेरे मित्र, cos थीटा धनात्मक आया तो ये भी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी। यानी कि अगर अपन लिखें तो सर ए डॉट जो बी है ये पॉजिटिव निकल के आएगा क्या सर, यस, ये पॉजिटिव निकल के आएगा, ये धनात्मक निकल के आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। अच्छा अगर हम जीरो देख, थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो गया बाबू, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यानी थीटा समकोण हो,
थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। सर थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री पर तो ये वैल्यू आकर के काट रही है, इसको एक्स एक्सिस को काट रही है। एक्स एक्सिस को जब काट दी, जब ग्राफ काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो वहां पर वो क्या दे देगा, अपनी वैल्यू जीरो दे देगा। वाई क्या हो गया, जीरो। वाई ही वैल्यू होती है। तो सर ये तो जीरो हो गया ना, हम कह रहे हैं हाँ यार यहाँ जीरो हो गया। तो सर आप कह रहे हो कि जब थीटा बराबर 90 होगा, तो जब थीटा बराबर 90 होगा तो काश जो अगर बात करोगे, काश 90 की बात करोगे, तो काश 90 की वैल्यू तो सर जीरो हो जाएगी। कहा, आकाश 90 की वैल्यू जीरो होगी तो सर सदिश ए और सदिश डॉट बी बराबर जो आपने लिखा है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और काश जीरो, माने काश 90 का मतलब जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो सर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अरे सर तो ये प्रॉपर्टी भी बन गई ना कि कभी भी दो सदिश हैं और उनको परपेंडिकुलर हमको दिखाना है। उनको क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर। एक बार और हम बात करेंगे इनकी, कब, जब कोण निकालना सिखाएंगे तब। तो सर अभी भी सीख लेते हैं कुछ बातें कि अगर सर दो सदिश हैं और दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दोनों के लंबवत हैं, तो सर उसके डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। हम करें हाँ, समझे ना जरा। वेक्टर ये हो गया, ठीक है सर। एक दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। सर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हमको प्रूव करना है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अब प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंबवत हैं, तो सर उसका डॉट निकालेंगे। अगर डॉट उसकी जीरो आ जाएगी तो चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे कि हाँ यार इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, हेंस बोथ वेक्टर इज द परपेंडिकुलर ईच अदर। हाँ सर, अगर दोनों वेक्टर जो है कि परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा लगेगा कब, जब इस पर हम सवाल करेंगे तब बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनता है। तो सर यहाँ पर तो जीरो हो गया। सर जीरो की साइन की अगर हम बात करें, जीरो के साइन की बात करें तो जीरो ना तो पॉजिटिव में लेते हैं सर, ना ही निगेटिव में लेते हैं। तो सर पॉजिटिव के लिए तो बात कर ही लिए हैं आप कि जीरो से छोटा एंगल होगा, न्यून कोण होगा, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव दे देता है अपनी वैल्यू। लेकिन सर अगर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो 90 पे ये जो होता है, मैंने साइन का बातें नहीं करेंगे, वो जीरो हो जाता है। सर क्या हो जाता है, जीरो। अच्छा सर तो बड़े कोण के लिए सर जरा सा बात कर लो सर। थीटा सर क्या हो, थीटा ग्रेटर हो किससे सर, 90 से। तो सर 90 से ग्रेटर होगा तो ये वाला, ये नीचे वाला। अच्छा इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए बातें। देखो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम है यार, अब पहले जैसा कट ही नहीं रहा है टाइम। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो, ये पिंक कलर यूज कर रहा है, ये वाला जो इस वाले भाग के लिए देखोगे तो ये नीचे पूरी की पूरी वैल्यू ऋणात्मक मिलेगी। देखो ये नीचे वाई एच पे नीचे वैल्यू मिल रही है, ये वाई एच पे नीचे वैल्यू मिल रही है, वाई एच पे नीचे वैल्यू मिल रही है, वाई एच पे कहाँ मिल रही है, नीचे वैल्यू मिल रही है। पूरी की पूरी जो वैल्यू मिल रही है वाई एच पे क्या मिल रही है, नीचे मिल रही है। नीचे की वैल्यू निगेटिव होती है, यस सर। अगर नीचे की वैल्यू निगेटिव होती है तो कहने का ये मतलब है कि अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा कास थीटा जो होगा निगेटिव आ गया। लेकिन कब 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 कब, जब थीटा बराबर थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तब। यानी कि थीटा के 90 से बड़े होने पर जो cos थीटा होगा उसकी प्रकृति निगेटिव आ जाएगी, माइंडसेट बदल जाएगा उसका। उल्टा सीधा सोचने लगेगा क्या सर, अरे नहीं, निगेटिव का मतलब होता है साइन में हम लोग बात करेंगे, वो निगेटिविटी दूसरी, वो दूसरी मैटर है। तो सर ठीक है सर, तो इधर की अगर हम बात करें तो थीटा सर 90 से ग्रेटर हुआ, ग्रेटर हुआ तो अधिक कोण हुआ। सर अधिक कोण हुआ जो थीटा था, अब यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं क्या, अधिक कोण। हाँ सर, थीटा को अधिक कोण आप बोल लो। तो अगर अधिक कोण होगा, 90 से ज्यादा होगा, तो अब यहाँ पर जो होगा कास्ट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अगर निगेटिव आएगी तो सर यहाँ पर हम बोल देखते हैं कि सदिश ए और डॉट जो बी होगा वो अपनी जो वैल्यू देगा वो निगेटिव देगा। क्या देगा, निगेटिव, निगेटिव देगा। कब, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तब। और एक और हल्की सी बात कर लें इसमें, एक और छोटी सी बात कर लें और एक और बात को अपने ऐड करें इसमें। तो सर 180 पे क्या होगा सर, 180 पे जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, हम करें ठीक, जरा ठीक देखना, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो तुम लिखोगे सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल टू ए का परिमाण, ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा, cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, 180 डिग्री आप बोल रहे हो सर अभी। तो हम कह रहे हैं कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर जो होगा ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये -1 अपनी वैल्यू दे देगा। तो सर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर जो होगा माइनस साइन के साथ वेक्टर ए का परिमाण डॉट माने मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी का परिमाण। यानी कि इस समय जो वैल्यू देता है ये निगेटिव देता है। क्या देता है, निगेटिव अपनी वैल्यू देता है। तो सर थीटा बराबर जीरो पर भी तो ऐसे ही हम बात कर सकते थे। हम कह रहे हैं हाँ देखना जरा, अगर सदिश ए है और डॉट सदिश बी है, इसकी जब बात करोगे तो ए का परिमाण, बी का परिमाण और काश जीरो रखोगे, काश जीरो रखोगे तो ये हो गया ए का परिमाण
बी का परिमाण और काश जीरो बोले तो इसकी वैल्यू जो होती है वन होती है, काश जीरो वैल्यू वन होती है बाबू, देखना यहाँ जीरो, ये यहाँ पर थीटा जीरो रखो, थीटा जीरो रखोगे तो कॉस थीटा कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है, ये देखो ये वन मिल रहा है। और देखो 180 हुआ, ये 180 हुआ, 180 हुआ, 180 पर देखो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन मिल रही है, 180 पे वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन। ठीक है, तो ये यहाँ से ग्राफ से भी हम cos थीटा के फंक्शन को समझ सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पर तुम बात करोगे सर तो सदिश ए का परिमाण और ये हो गया सदिश बी का परिमाण। अब देखो ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया केवल खास cos थीटा के ग्राफ से। और ये समझ पाओगे कब, जब तुम 11th में ग्राफ पढ़े हो तब बच्चे। बढ़िया से हम स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, इस समझ समझ लो, बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से छूटने का कोई चांस ना, हम ये ऐसा बात कर रहे हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई सर, एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि जब थीटा आपका न्यून कोण होगा, जब थीटा न्यून कोण होगा, समरी दे रहे हैं इसका कि जब थीटा न्यून कोण होगा, जब थीटा न्यून कोण होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। थीटा जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। जब दो वेक्टर होंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस टाइम। सर ठीक है, अगर 90 से वैल्यू बड़ी हो और 180 से छोटी हो, उसके लिए अगर हम बात करें, चाहे 180 पर भी बात करें, तो वो निगेटिव वैल्यू देता है, अपनी क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, ऋणात्मक वैल्यू देता है। ठीक है, तो और अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो ये देख लो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्स होती है। क्यों? क्योंकि जब ये मैक्स होगा तो मैक्स हो वो अपनी वैल्यू देगा। तो कास्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, प्लस वन, प्लस वन पर ये मैक्सिमम अपनी वैल्यू दे रहा है। सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी तो मैक्सिमम में हुआ। हाँ, बस ये माइनस आकर के क्या बताना चाहता है सर, माइनस बताना चाहता है कि ये वैल्यू जो है कि इन निगेटिव डायरेक्शन में है, मैंने नीचे की ओर है, उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। अब वो पॉजिटिव बता रहा है कि वो अपवर्ड जो है कि मतलब उसका डायरेक्शन अगर ये है, वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इस समय मैक्सिमम वन है। अगर यही हम बात करें तो ये माइनस वन मिनिमम है। ठीक है, तो ये हमारे साइन की बात हो गई। आपने किसकी बात कर लिया, साइन की। साइन को हमने डिटेल में चर्चा कर लिया कि अगर कहीं पर भी आपको अगर दो सदिशों के बीच में अगर साइन आपसे डॉट प्रोडक्ट का साइन पूछे तो आप उसकी बात करेंगे। अब इसकी ज्यामितीय व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या कैसे करते हैं। यानी कि अब हमारी जो अगली अगली हेडिंग है बाबू, अदिश गुणन का ज्यामितीय व्याख्या अगली हेडिंग है। यानी कि अदिश गुणन का, अदिश अदिश गुणन का ज्यामितीय व्याख्या। अदिश गुणन का जो हम लोग बात करेंगे बाबू, वो ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे। क्या हमने बोला सर, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अब जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, उसका जो है कि हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सर जरा देखिएगा, आपके पास सर दो वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, हम कह रहे यस, दूसरा वेक्टर आपके पास ये था, ये वेक्टर बी था। दो वेक्टर थे आपके पास, और सर ये भी हम जान रहे थे कि इसके बीच का कोण क्या था, थीटा था। इसके बीच का कोण क्या था, थीटा था। तो हम एक बात आपसे अगर कहें, एक हम बात आपसे कहें कि आप एक टॉर्च ले लो, एक टॉर्च ले लो और उसको इधर से जला दो, टॉर्च लेकर के इधर से क्या कर दो, जला दो। तो जला दोगे तो प्रकाश आएगा, बहुत सारा प्रकाश आएगा, परपेंडिकुलर प्रकाश आएगा। तो बाबू यहाँ से इसकी क्या गिरेगी, परछाई गिरेगी, इसकी क्या गिरेगी, परछाई। तो जब इसका परछाई गिरेगा, जब इसका परछाई गिरेगा तो इसको अपन लोग परछाई निकालना सीखे थे कि ये बी का परिमाण और ये होगा cos थीटा, बी का परिमाण और क्या हो गया, cos थीटा। और यानी यहां से इसका हमने लेंथ प्रोजेक्शन निकाल दिया, इसका यहाँ से यहाँ तक, इधर से टॉर्च जलाया, इधर से क्या जला दिया, टॉर्च। और जब इधर से टॉर्च जलाया ना बाबू, तो टॉर्च जला करके जब लाइट आई तो ये पूरा का पूरा अंधेरा कर दे, नीचे ये वाला ये प्रोजेक्शन बन गया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, परछाई बोलते हैं, ये परछाई बन गया बाबू, ये परछाई बन गया। तो ये बन गया क्या, बी का परिमाण और क्या बन गया, cos थीटा बन गया। तो बी का परिमाण जब cos थीटा बन गया, और यहाँ अगर हम देखें तो इस वेक्टर का और या इस वेक्टर से लेंथ निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लें, तो आप यहाँ से देख लो कि अगर जो तुमको हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे कि अगर वेक्टर ए था, अगर वेक्टर बी था, इसका डॉट जो तुमको हम पढ़ाए थे, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण और cos थीटा था। तो सर ये cos थीटा तो सर प्रोजेक्शन है ना, हम कह रहे यस, ये प्रोजेक्शन है सर, किसका प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि जो वेक्टर बी cos थीटा जो है, ये वाला कंपोनेंट जरा देखना, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बी का परिमाण और जो cos थीटा आप देख रहे हो, बी का परिमाण जो cos थीटा देख रहे हो, यही तो इसका प्रोजेक्शन है यार। ये ज्योमेट्रिकल में अगर देखें तो ये प्रोजेक्शन तो है इसका, परछाई तो है इसका। अगर इसका परछाई है सर,
किस पर है? तो सदिश ए पर है भाई। देख लो, ये सदिश यहाँ से यहाँ तक ये पर है, तो वो आकर के गिरा है उस पर। यानी कि ये जो ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात है, ये सर बी का प्रक्षेप है, प्रक्षेप है, प्रक्षेप है। सर किस पर? यानी सदिश बी का प्रक्षेप है किस पर? सदिश ए पर, सदिश ए पर। यानी कि सर ये बी का परिमाण और जो cos थीटा है वो प्रक्षेप है, परछाई है, प्रोजेक्शन है किस पर सर? तो सदिश ए पर। हम करें हाँ, तो सर यहां से इसको तो हम निकाल ना सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ये मल्टीप्लाई में है तो खेद दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम करें हाँ सर, तो सदिश ए डैट सदिश बी डिवाइड में जो आएगा वो बी का परिमाण और क्या आएगा? cos थीटा आएगा। बी का परिमाण और cos, सॉरी 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 सॉरी, देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको बात करते हैं। इरेजर, इसको देखना जरा, किसका मान निकालना है, हम किसको निकाल दिए, देखना यहाँ से। हाँ, हमको तो इसी को निकालना था ना, तो इसको रोक लो। बी का परिमाण और cos थीटा को तुम रोक लो, बी का परिमाण cos थीटा को रोक लो, तो क्या जाएगा सर? सदिश ए का डाट सदिश बी और डिवाइड बाई ए का परिमाण, ए का परिमाण। और आज की बात से ये हमारा फार्मूला बन गया। ये आज की बात से क्या बन गया? फार्मूला बन गया कि अगर हमसे कोई पूछे कि सदिश बी का सदिश ए पर परछाई क्या होगा, तो दोनों सदिश का डाट निकाल लेंगे और उसके परिमाण से भाग लगा देंगे। किसके? जिस पर प्रक्षेप चाहिए। ए जिस पर गिरा है ना, वो नीचे रहेगा। जाहिर सी बात है कि जिस पर गिरोगे वो कहाँ रहेगा? नीचे। जिस पर गिर रहे हो वो कहाँ रहेगा सर? नीचे रहेगा। तो ये अगर हम इसको बोलें तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर एक फार्मूला बना करके लिख सकते हैं कि सदिश सदिश बी का सदिश सदिश बी का सदिश ए पर सदिश ए पर सदिश ए पर प्रक्षेप 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 बराबर जो होगा बराबर जो होगा वो सदिश ए डॉट सदिश बी डिवाइड बाई सदिश ए का परिमाण होगा। तो सर इसी तरीके से अगर हम और बात कर लें, जैसे सपोज कर लो कि एक और बात कर लेते हैं इसी के साथ, सपोज कर लो कि ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर क्या है? ए। और ये वेक्टर आपका क्या है? बी। ये वेक्टर क्या है? बी। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और ये इसके बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। तो सर टार्च को तो नीचे से भी तो जला सकते थे, नीचे से भी तो जला सकते थे टार्च को, हम ऐसे भी तो जला सकते थे टार्च को, तो इधर से प्रकाश जाएगा तो अब ये जा करके इस पर परपेंडिकुलर इस तरीके से हिट होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हिट होगा। परपेंडिकुलर हिट होगा तो ये अब जा करके इसका परछाई बन गया। जरा देखना, अगर तुम बात करोगे यहाँ पर तो ये वाला जो बन रहा है, ये जो बनेगा बाबू, ये जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है ये वाला, ये ए का परिमाण और cos थीटा बनेगा। और ये बी, तो ये बी का परिमाण निकालना। तो सर ये यहाँ से यहाँ तक जो बन गया वो ए का परिमाण बन गया। तो सर यहाँ पर एक और मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर देखना। तो आपने कहा था कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर जो होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा होता है। हमने कहा यस सर। अगर इसको अरेंज कर ले थोड़ा सा, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर बी के परिमाण को पहले लिख देते हैं और ए के परिमाण को बाद में, और इधर लिखते हैं cos थीटा। तो सर ये भी तो प्रोजेक्शन है सर, ये भी तो प्रोजेक्शन है किसका? ए का है, ए का प्रोजेक्शन है किस पर है? बी पर। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि सदिश ए का ये क्या है? ये सदिश ए का ये क्या है? सदिश ए का सदिश ए का ए का सदिश बी पर सदिश बी पर प्रक्षेप है, प्रक्षेप प्रक्षेप है। तो हम तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा देखना इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर बी का परिमाण, ए का परिमाण और हमने लिख दिया cos थीटा। तो ए का परिमाण cos थीटा को अगर हम देखें, ए का परिमाण cos थीटा को अगर हम देखें, इसको मैंने इसको रोक देते हैं। तो रोकेंगे तो ये हो गया सदिश ए डॉट सदिश बी और डिवाइड बाई इस पर बी का परिमाण लिखेंगे। इस पर किसका परिमाण लिखेंगे? बी का। और ये दे दिया हम लोग को क्या? ये दे दिया सदिश एक सदिश ए का सदिश ए का सदिश बी पर सदिश बी पर प्रक्षेप प्रक्षेप सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। क्या फार्मूला बन गया? सदिश ए डॉट सदिश बी बटा में बी का परिमाण, बी का परिमाण। और ये बेहतरीन बात है बहू, इस पर सवाल बनता है, इस पर सवाल हम लोग को देता है, और ये प्रोजेक्शन निकालना सीख जाओगे ना तो फिजिक्स में इसको भरपूर यूज किया जाता है।
इसको फिजिक्स में हम लोग बहुत यूज करते हैं। फ्लक्स वाले कंडीशन में ख्याल करो, बी ए कोस थीटा या ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़े हो तो ई ए कोस थीटा। ई का प्रोजेक्शन ले लेते थे एरिया वेक्टर पे, या एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेते थे इस पर, तो परपेंडिकुलर जितनी भी हीट हो रही थी, मैंने कनेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा। ऑफलाइन रहता है तो सर कनेक्ट करने में भी मजा आता है, लेकिन ऑनलाइन है बाबू, इरिटेट करता है ये ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ाना। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई। जैसे निष्कर्ष पे लिखते हैं, इसको अलग से निष्कर्ष लिखते हैं। ये फार्मूला हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, जिंदगी भर के लिए। क्या फार्मूला बन गया सर? सर हमने ये देखा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, अगर बी इस पर आकर के गिर रहा है तो ये बी का प्रक्षेप बोला जाता है। ये बी का प्रक्षेप होता है कब? जब इसके बीच का थीटा है तो क्या निकालते हैं? सदिश ए का, सॉरी सदिश बी का, सदिश बी का सदिश ए पर, सदिश ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप बराबर जो होता है दोनों का डाट निकाल करके, दोनों सदिश का क्या निकाल कर? डाट निकाल करके, और जिस पर प्रक्षेप चाहिए, जिस पर प्रक्षेप चाहिए उसका परिमाण नीचे, ए पर का परिमाण नीचे हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हमारा हुआ। ये पहला पॉइंट, इससे रिलेटेड पहला पॉइंट हमको याद रखना है। दूसरा जो याद रखना है, दूसरा जो याद रखना है बाबू, दूसरा जो याद रखना है कि अगर वेक्टर आपका ये हो गया एक, एक वेक्टर हो गया ये, इसके बीच का कोण हो गया थीटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है, इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये वाला जो होता है यही इसका प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर निकालना है, यानी कि सदिश ए का, सदिश ए का सदिश बी पर, बी पर प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है? प्रक्षेप निकालना है। तो आप उसको लिख सकते हो सदिश ए डॉट सदिश बी, और डिवाइड में बी का परिमाण लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बी का परिमाण लिख सकते हो। सदिश बी का क्या लिख लोगे? परिमाण लिख लोगे। और ये बात हमेशा हमेशा के लिए आपको याद होनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और बातें अगर हम ऐड कर दें ना बाबू, एक और बात ऐड कर दें, तो बात हमारी और अच्छे ढंग से रखी जाएगी, और यहाँ से जितने भी बनते हैं सवाल वो आपसे हो जाएंगे। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। यानी कि जो अदिश गुणन होता है, उस अदिश गुणन का ज्यामितीय व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आज के बाद से कोई पूछेगा कि अदिश गुणन का ज्यामितीय व्याख्या क्या होता है, तो आप बताइए कि सदिश ए का परिमाण और उसके सदिश बी के प्रोजेक्शन का क्या होता है? मल्टीपल होता है, गुणन होता है। ठीक है, बस यही इतने हम लोग को बस इतना याद रखना है, लेकिन वहां से ये सवाल बन जाता है इस पर, तो इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, मेरी बात को ध्यान समझना, उसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी बात है ऐड कर देते हैं, फिर उसके लिए अलग से हेडिंग नहीं बनाने की आवश्यकता पड़े। जरा देखना यहाँ पर, सॉरी ये सवाल आ गया एक, इधर ही लिख देते हैं, जरा समझना। अगर हम देखें तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए है। यहाँ पर जो आया है ये एक नंबर आया है, क्योंकि डाट निकालोगे तो एक नंबर आएगा, डाट निकालोगे तो अदिश से ना आएगा जी, अदिश एक नंबर आ गया। और यहाँ पर ए का परिमाण निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड ये भी नंबर है, नु आएगा, तो पूरा ओवरऑल एक नंबर आया। और नंबर जो आया, अगर इसी को हमको वेक्टर बनाना होता तब, प्रक्षेप सदिश बनाना होता तब, यानी कि अगर हम एक हेडिंग इसमें बना देते हैं, जैसे एक हम एक और फार्मूला याद करते हैं कि सदिश बी का सदिश ए की दिशा, दिशा में प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश क्या बनाते हैं? प्रक्षेप सदिश। ये प्रक्षेप सदिश बनना, जरा समझे ना। सदिश ए का क्या बोल रहा है? सॉरी, सदिश बी का, सदिश बी का सदिश ए की दिशा में, ए की दिशा दिशा में प्रक्षेप सदिश, तो प्रक्षेप तो ये रहा। अब इसको सदिश बनाना है, इसको क्या बनाना है? सदिश। तो सर दिशा देनी पड़ेगी, लेकिन दिशा किसकी बोल रहा है वो? ए की दिशा में बोल रहा है। तो सर जब ए की दिशा में बोल रहा है, तो ए की दिशा कैसे पता करते हैं सर? तो ए की दिशा पता करने के लिए उसको एकांक से इसमें बदल देते हैं। अरे सर तो ठीक तो हो गया। हमने कहा क्या, कैसे ठीक हो गया? तो सर सदिश ए डॉट सदिश बी आपको ऐसे लिख ही लेंगे, ए का परिमाण, और यहाँ पर ए का क्या लिख देते हैं? कैप लिख देते हैं सर। ए का क्या लिख देते हैं? कैप। तो सर ये प्रक्षेप सदिश हो जाएगा क्या? हम करें हाँ, ये प्रक्षेप सदिश हो जाएगा। इसी प्रकार सर यहाँ पर अगर हम देखें, इसका जस्ट दूसरा भाग देखें इसी प्रकार से, कि सदिश ए का सदिश बी पर, देखना सदिश ए का सदिश बी की दिशा में, की दिशा, दिशा, दिशा में प्रक्षेप, प्रक्षेप सदिश, यानी कि सदिश ए का सदिश बी की दिशा में हम लोग इस पर प्रक्षेप सदिश लिख रहे हैं। तो अगर इसका प्रक्षेप सदिश लिखेंगे बाबू, तो सर तो वही तो बात है कि सदिश ए का डॉट सदिश बी के साथ लिखे ही हो आप। हम करें हाँ,
लिखने के बाद आपने क्या कर दिया कि इस बार बी से परिमाण से भाग लगा दिया, लेकिन किसकी दिशा में होना चाहिए इस बार? बी की दिशा में। और बी की दिशा सर ये है, बी की दिशा को अगर निकालना है तो बी का कैप बना लो यार, एकांश दिशा के लिए पढ़ते ही आपसे बात हुआ था। तो इसको लिख सकते हैं बी कैप, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बी कैप। क्या लिख सकते हैं बी कैप। तो सर ये प्रक्षेप सदिश है। अगर देखो प्रोजेक्शन में अगर डायरेक्शन हम एक ही डाल देते हैं, एकांक सदिश का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन एक का डाल देते हैं तो प्रक्षेप सदिश मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? बी का ए की दिशा में प्रक्षेप सदिश मिल जाएगा। और बी का कैप डाल देते हैं तो ए का बी की दिशा में प्रक्षेप सदिश मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। दो फार्मूला बन गया। यहाँ पर हमने आपसे दो फार्मूले की चर्चा कर लिया ये। और ये कैसे पता चला सर, कब पता चला सर? जब हम इसको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तब पता चला। जब हम दो वेक्टरों का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, दो सदिशों का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उस समय हमको ये बात पता चली। और आज की बात ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर अगर हम इसी तरीके से अगला इसमें स्लाइड जोड़ लेते हैं, जरा देखना, 1 मिनट टाइम दो। इसमें अगली हम स्लाइड जोड़ लें। चलो पूरा हट ही गया। चलो इसी पर हम बात कर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वहां तक ले लेंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें एक और कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो देखना जरा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हम लोग के लिए। हम क्या बोलने जा रहे हैं? हम ये बोलने जा रहे हैं कि सपोज करो कि आई कैप मिल गया, और उसके बाद से कामा जे कैप मिल गया, तथा के कैप मिल गया। इससे तो परिचित हैं आप लोग। ठीक है, इससे परिचित हैं। तो आई कैप, जे कैप तथा के कैप का अदिश गुणन पढ़ने जा रहे हैं। अदिश गुणन पढ़ने जा रहे हैं। अदिश गुणन पढ़ने जा रहे हैं ये, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, अगर इतना हम पढ़ने जा रहे हैं तो मेरी बात को अगर ध्यान से सुनो तुम, तो सर देखने वाली बात ये है कि ये हैं कौन से, ये हैं क्या एक्चुअल में। थोड़ा बेसिक में वो ऑनलाइन तो बात नहीं किए हैं, आपने में बात किए हैं, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन में बात कर लेते हैं कि सपोज करो कोई वीडियो देखने आ रहा है तो थोड़ा बहुत उसको समझ में है। तो ये देख लो, ये आपका हमारी बात हुई थी आपसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और परपेंडिकुलर होते हैं। अभी ये जैसा बन गया उससे आपको लोड नहीं लेना है। ये परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ये एक हमारे तरफ है, चलिए समझिए, एक मेरे तरफ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक दूसरे के, एक तीसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये चूंकि सामने आएगा, आपके तरफ निकल करके आएगा, तो उसको बना नहीं सकते 3D में। तो इसलिए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, देखना जरा। तो इधर अगर तुम यक्ष अक्ष की दिशा में, अगर तुम इसे बोल रहे हो कि यक्ष अक्ष है, और इसे तुम बोल रहे हो कि वाई अक्ष है, और इसे तुम बोल रहे हो कि जेड अक्ष है, तो अगर तुम एक्स अक्ष की दिशा में एक कदम चलना चाहते हो, एक कदम चलना चाहते हो एक्स अक्ष की दिशा में, तो उसी को बोलते हैं आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है सर। धनात्मक दिशा में अगर सर माइनस हो, अगर इसको बात करते हैं ना बाबू, तो इसको अगर डेड 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 से पीछे लेते हैं, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, पीछे की ओर। अरे इस तरह से बोला ना, तो एक मेरे सामने आया ना, एक मेरे सामने आया, ये वाली मेरे सामने आई, तो इसके जस्ट पीछे वाला भी तो एक डायरेक्शन होगा। एक जैसे ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर हैं। तो सपोज करो कि एक पीछे आपके तरफ जा रहा है, तो एक मेरे तरफ भी आएगा, तो उसी को हम दिखा रहे हैं। तो इस पर अगर एक कदम चलते हो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे, तो इसको माइनस आई कैप लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? माइनस आई कैप लिखते हैं। सर अगर ये वाई एच है, तो वाई एच की डायरेक्शन में, वाई एच की डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो उसको जे कैप लिखते हैं। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई एच की दिशा में, वाई एच की दिशा में एकांक सदिश है। कौन? जे कैप। इसका जस्ट अपोजिट एक जाएगा, और जस्ट अपोजिट जाएगा तो वो क्या होगा बाबू? वो होगा आपका, उसके जस्ट अपोजिट जाएगा तो माइनस के जे कैप होगा, इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द
वाई एक्सिस। और सर अगर जेड एच की दिशा में जाना होगा तो जेड एच की दिशा में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के कैप लेंगे बाबू, क्या लेंगे, के कैप। और जस्ट उसका अपोजिट जाएंगे तो माइनस के कैप। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, समझ लीजिएगा, उसको हम लिख नहीं रहे। तो सर ठीक है, अब हमको पता चल गया कि यक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में जो हम एकांक सदिश लेते हैं, एकांक सदिश जो लेते हैं वही है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है सर। तब सर इकाई सदिश है तो इसका परिमाण हम करें एक, आई कैप का जो परिमाण होगा एक, सर जे कैप का जो परिमाण होगा बाबू कितना होगा, जे कैप का परिमाण कितना होगा एक, और सर के कैप का परिमाण कितना होगा एक। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का डिफिनेशन ही कहता है कि ऑल दोज वेक्टर विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, यानी कि एक मैग्नीट्यूड हो, केवल एक ही मैग्नीट्यूड हो, उसका माने वन मैग्नीट्यूड हो, वन, ओनली वन मतलब नहीं वो, मतलब वन मैग्नीट्यूड हो, एक इकाई हो, उसका परिमाण एक हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एकांक सदिश। ठीक है सर। सर एक और बात बता दीजिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना है, एंगल कितना है, तो इनके बीच का जो कोण होता है ना बाबू, वो होता है 90 डिग्री। देख लो, काहे कि परपेंडिकुलर ना है बबुआ, ये तीनों का होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर जे कैप और के कैप के बीच का जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक एगो हेन्ने तो एगो होन्ने, तो 90 डिग्री ना बाबू, 90 डिग्री, इनके बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। आई कैप का साथ, आई कैप का कोण जे कैप के साथ 90, जे कैप का कोण के कैप के साथ 90, के कैप का कोण जे आई कैप के साथ, आई कैप के साथ कितना, 90। यानी कि इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। कितना एंगल होता है, तो सर 90 डिग्री का होता है तीनों के बीच का। तो सर इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या कहता है कि सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि आई का आई के साथ अदिश गुणन, आई का आई के साथ अदिश गुणन का मतलब बीच में डॉट। तो क्या होगा सर, आई का परिमाण होगा, आई का परिमाण होगा, जे का सॉरी आई का फिर से परिमाण होगा, अरे ये वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ व्यवहार कर रहा है, परिमाण होगा। और कॉस बाबू खुद से खुद के बीच का कोण कितना होगा, आई का आई के साथ कोण कितना होगा, आई के साथ आई का जो कोण होगा, आई का कोण आई के जो साथ होगा, मैंने कई दिशा में ना भाई, आई आई उधर ही, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो सर एक का परिमाण, आई का परिमाण एक, फिर से आई का परिमाण एक, और cos जीरो की वैल्यू भी एक। अब कैलकुलेशन करें तो कितना आ गया, एक। यानी कि सर एक बात समझ में आ गई कि आज की बात से अगर हमसे कोई पूछेगा कि आई का डाटा आई के साथ कितना होता है, तो चिल्ला चिल्ला के सर एक ही बात बोलेंगे। हम करें हाँ हाँ, तुम एक ही बात बोलना, क्या बोलना है सर, यही बोलना है कि आई का डाटा आई के साथ कितना होता है, एक। आई का डाटा आई के साथ कितना होता है, एक। तो सर जे वाला भी बोल देते तो अच्छा लगता सर, हम करेंगे यस, जे वाला भी देख लो। सर जे का, अगर जे के साथ कोण निकालोगे, माने डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो जे का भी परिमाण, फिर से जे का परिमाण, और सर कास 0 डिग्री। यानी कि जे का कोण अगर जे के साथ तुम देख रहे हो तो थीटा जो होगा बाबू वो 0 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम अपनी बात रखें तो जे का डॉट जब तुम जे के साथ निकालोगे तो सबकी वैल्यू एक एक और इसकी वैल्यू एक, तो मल्टीप्लाई बाई एक। तो आज से याद रखेंगे कि जे का जो डॉट होता है, जे के साथ जो डॉट होता है उसकी वैल्यू जो होती है बाबू एक होती है। यानी कि आई का डॉट आई के साथ, आई का डॉट आई के साथ एक, जे का साथ जे का डॉट जे के साथ एक। सर तो इसी प्रकार तो हम लोग निकाल भी लेंगे ना, हमने कहा क्या निकाल लोगे, तो सर के का अगर डाट हमसे पूछ रहा है, के के साथ पूछ रहा है, के का डाट किसके साथ पूछ रहा है, के के साथ पूछ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं सर के का परिमाण, के कैप का परिमाण, फिर से के कैप का परिमाण, और कॉस सर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो सर यहाँ पर इसका एक, सर इसका भी परिमाण एक, और कॉस सर जीरो की वैल्यू तो एक ही होती है ना, हम कह रहे हैं यस एक होती है। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक नु आएगा मल्टीप्लाई में, तो हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, एक। यानी कि आज की बात से अब हम एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, और याद रखने वाली बात क्या है बब्बू, उसको ध्यान सुनो। बस याद रखने वाली बात यह है कि आई का आई के साथ, या जे का जे के साथ, या के के साथ जो डॉट होता है बाबू वो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। आज की बात से हम ये बात याद रखेंगे, ये बात हमेशा हमेशा के लिए माइंडसेट में याद रखेंगे कि खुद से खुद का जो डाट होता है, खुद से खुद का जो डाट होता है वो एक होता है। खुद से खुद का जो डाट होता है वो कितना होता है, एक। सर एक बात बताओ, अगर हमसे कोनो वेक्टर ए बोल दिया, हमने कहा कि यस, ये बोल दिया कि ए का, ए में डाट निकालो, तो सर ए में ए का डाट निकालने का मतलब कि दोनों का दिशा बस सेम ही होगा।
हम करें हाँ दिशा सेम होगा। तो सर दिशा जब सेम होगा, डायरेक्शन जब सेम होगा तो थीटा जीरो ना होगा। हम करें यस जीरो होगा। लेकिन सर इकाई सदिश तो है नहीं, तो इकाई सदिश नहीं है तो इसका परिमाण तो एक होगा नहीं। नहीं, तो अगर एक का परिमाण एक नहीं होगा तो सर अगर हम इसको लिखें तो तुम कहोगे सर ए का परिमाण, तुम कहोगे सर फिर से ए का परिमाण, और सर का 0 डिग्री बोल दें क्या? बोल दो भाई। तो सर इतना हम बोल देंगे तो सदिश ए का डॉट सदिश ए के साथ अगर हमसे कोई पूछे तो ए के परिमाण को ए, यहाँ भी ए के परिमाण को ए लिख देते तो कोनो दिक्कत ना है मुन्ना। अब बात हुई थी ये। अब मल्टीप्लाई बाय जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर? ए। तो सर एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ए का स्क्वायर ए हो गया क्या? अरे सर खुद से खुद का अगर डाट कर रहे हैं, अगर वो जीरो नहीं है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं अपन लोग। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि सपोज कर लो कि अगर कोनो वेक्टर बी है और उसके डॉट बी के साथ निकाल रहे हो तो तुम डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखो यार, उसके परिमाण का होल स्क्वायर। हाँ सर, हाँ अच्छा, ये इतना आसान चीजें हैं सर। अरे हाँ यार बिल्कुल समझते चलते हैं, कोई कष्ट वाली बात इसमें नहीं है। सर आपने खुद से खुद का डाट तो समझा दिया, आई का डाट आई के साथ था उसको आपने बता दिया। और थोड़ा सा फोकस कर लीजिए ना, जे का सर उसके साथ कौन डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। बिल्कुल बात करेंगे यार, बिल्कुल बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर सपोज कर लो कि अब हम आई का डॉट निकाल रहे हैं जे के साथ। तो पहले तो कोण बता दीजिए कि आई का जे के साथ कितना कोण होगा? तो 90 डिग्री ऊपर बात हुई थी, हमने लिख लिया। फिर सर जे का जो एंगल होता है के के साथ वो भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। सर अभी आपने बताया कि के का जो एंगल होता है आई के साथ वो भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब इतना होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो मेरे बात को याद रखना है। क्या याद रखना? याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम इसका डॉट निकाल रहे हैं, आई का डॉट निकाल रहे हैं जे के साथ, तो ये आई का परिमाण, ये जे का परिमाण, और काश 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो सर आई का डॉट अगर आई जे के साथ निकाल रहे हो तो इसका परिमाण एक, इसका भी परिमाण एक, काश 90 बोले तो सर, काश 90 बोले तो सर जीरो, काश 90 बोले तो जीरो। तो सर ठीक तो है, आई का डॉट जे के साथ अगर हम देख रहे हैं तो जीरो के साथ जो भी टकराएगा जीरो हो जाएगा। अरे आई का साथ सर जे के साथ जीरो आ रहा है क्या? हम कह रहे हैं हाँ। इसका मतलब खुद से खुद का डॉट रिजल्ट देगा, खुद से खुद का डाट लोग सुनेगा। लेकिन बाबू अगर दूसरे से डाट देखा जाए तो तुरंत जीरो हो जाएगा, किसी का डाट फटकार नहीं सह पाया जाएगा। ये मैथमेटिकली बता रहा है बात को। ठीक है सर। तो सर और बात लिख दीजिए, हम लोग समझ चुके हैं, क्लास 12th में है, हमने कहा कि ठीक है। तो सर जे का डॉट अगर के के साथ निकाले तो थीटा 90 होने के कारण ये भी जीरो। सर के का अगर डॉट निकाले आई के साथ तो भी इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो इसके निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं, और इसके निष्कर्ष पे हम एक ही बात कहना चाहते हैं आपसे, और आप उस बात को याद रखिएगा जिसको हम अभी रेड से लिख दे रहे हैं। किससे लिख दे रहे हैं सर? रेड से लिख दे रहे हैं। सर ये याद रखना है कि आई का डॉट अगर निकाल रहे हैं जे के साथ, या जे का जे का डॉट निकाल रहे हैं के साथ, या के का डॉट निकाल रहे हैं आई के साथ। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। मतलब खुद से खुद का डाट एक, दूसरे से डाट अगर निकाला जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सर ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि आई कैप जे कैप के कैप का आप अदिश गुणन पढ़ा रहे थे। आप क्या पढ़ा रहे थे? अदिश गुणन। और आई कैप जे कैप के कैप का अदिश गुणन जब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि खुद से खुद का डाट जो आया, खुद से खुद का जो डाट आया वो एक आया। खुद से खुद का डाट जो आया वो क्या आया? देखो ये खुद से खुद का डाट कितना आया? एक आया। आई का आई के साथ डाट एक, जे का जे के साथ डाट एक, के का के साथ डाट एक। लेकिन वहीं पर अगर आई का डाट जे के साथ निकाल रहे हैं, या जे का डाट के साथ निकाल रहे हैं, या के का डाट आई के साथ निकाल रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू आती है बाबू, जो उसकी वैल्यू की हम चर्चा करते हैं उसकी वैल्यू जीरो आती है। क्या आती है सर? जीरो आती है। आइए इस बात को अब हम जो है कि एक बड़े वेक्टर में अप्लाई करते हैं, एक बड़े कंसेप्ट में जोड़ते हैं। ठीक है। बड़े कंसेप्ट में जोड़ने का मतलब ये है, बड़े कंसेप्ट में जोड़ने का मतलब ये है कि इसका जो है कि भरपूर अब हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? भरपूर यूज करेंगे। जरा देखिएगा। हाँ सर, देखते हैं जरा। सपोज कर लीजिए कि ये एक वेक्टर आपके पास ए है, एक वेक्टर ये है, ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये दो वेक्टर हो गए सर, एक वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर लिखते हैं उसकी कलर चेंज करके,
सर सीख रहे हैं, आप भी कलर चेंज करके लिखना। हम कह रहे ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। अगर ये वेक्टर बी हो गया तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दो वेक्टर हो गए। कल को हमको इसका डॉट प्रोडक्ट निकलवाने लगा तो सर, वो तो कोण थीटा था, तो हम ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा लगा देते तो बात बन जाती थी। लेकिन अब यही वेक्टर दे दे, ये वेक्टर दे करके हमसे पूछ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट निकालो। सर डॉट प्रोडक्ट, यस डॉट प्रोडक्ट, तो सर कैसे? हमसे ये पूछ दे कि सदिश ए का डॉट निकालो सदिश बी के साथ, तो हम क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन होने का मतलब यही है कि बाबू हमको निकालना है सदिश ए डॉट सदिश बी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को लिखेंगे। सदिश ए एक्स माने ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर आपका ए लिख दिए। डॉट निकालना है, वेक्टर बी लिखना है, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमने दूसरा वेक्टर लिख दिया। सर डॉट निकालने का मतलब कि इसका पर इसके साथ, फिर इसका जो है कि फिर इसके साथ, सर फिर इसका जो है कि इसके साथ, सभी का एक डॉट निकाल लेंगे। तो सर आप कह रहे हो कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर, हम कह रहे हैं कि ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, समझे ना? इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से प्लस, अभी इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, तीसरे से करना बाकी है, तो ये हो जाएगा ए एक्स ए ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड आई का के के साथ डॉट, आई का के के साथ डॉट, ठीक है। फिर सर अब बारी आ रही है ए वाई वाले की, तो ए वाई वाले के लिए साइन हम जो है कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी, तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे का डॉट आई के साथ, 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 फिर प्लस प्लस, ये देखो ए वाई जे का डॉट जे के साथ, जे का डॉट जे के साथ, अरे ए वाई बी वाई, देख लो बी वाई, इधर देख लो ए वाई बी वाई जे का डॉट के साथ, फिर प्लस प्लस ए वाई बी जेड, इसका जो डॉट निकालना है बाबू, किसके साथ निकालना है? जे का डॉट के साथ। और एक तीसरा कलर यूज करके इस बात को पूरा करते हैं। अब बात आ रही है सर इसकी, इसकी मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस, अब प्लस में लिखते हैं, जरा देखना, जरा लिखेंगे ए जेड बी एक्स के का डॉट आई के साथ, प्लस ए जेड बी वाई के का डॉट जे के साथ, फिर प्लस यहाँ पर ए जेड बी जेड के का डॉट के साथ, ये हो गया। अब हम इसके रिजल्ट पर आए तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर, अगर तुम देखो तो आई का डॉट आई का एक हो जाएगा, जे का डॉट जे से जो होगा, जे का डॉट यहाँ पर देख लो, जे का डॉट जो जे से होगा उसका भी वैल्यू एक हो जाएगा, के का डॉट जो के साथ होगा उसका भी वैल्यू एक होगा। बाकी देख लो, ये जीरो हो जाएगा, 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 ये जीरो जीरो हो जाएंगे सब। तो सर क्यों सर? क्योंकि 90 डिग्री के बीच के कोण अभी पीछे बताए हैं कि खुद से खुद का डॉट एक होता है और दूसरे किसी से निकालो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो सर यहाँ पर एक रखेंगे, आई का डॉट आई के साथ एक होगा, एक रखेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स बी एक्स, प्लस ये अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा ए वाई बी वाई, प्लस यहाँ की अगर हम बात करें तो ए जेड बी जेड बन जाएगा। आज की बात ये हमने भले कैसे भी लगाया, हमने ये प्रूफ करके इतना चीज देखा, लेकिन आपको डायरेक्ट ये याद रखना है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये क्या है एक्चुअल में? दो वेक्टर को लिख लो, इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट है। अगर ए डॉट बी हमसे कोई पूछेगा तो हम इतना थोड़े करने जा रहे हैं, ये तो हम समझा रहे हैं तुमको कि हम बेसिक से जाते तो इतना हम करना पड़ता है।
लेकिन हम अब उतना नहीं करेंगे, उस बात को हम समझा रहे हैं। कैसे सर? अगर हमको दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसका डाट पूछ रहा है, तो ए एक्स बी एक्स तो लिख ही लेंगे। ए एक्स बी एक्स लिख ही लेंगे, और प्लस यहाँ से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वाई बी वाई लिख लेंगे। और सर यहाँ से इसकी बात करेंगे तो प्लस ए जेड और ये बी जेड लिख लेंगे। और आप इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि जरा देखना ध्यान से। अगर आपको वेक्टर ए दे दें, आपको वेक्टर ए दे दें और बोल दे 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 5k कैप, एक वेक्टर बी दे दे और उसमें पूछ दे कि 2i कैप माइनस के चाहे 3j कैप आप प्लस के 2k कैप, ये कोई वेक्टर दो वेक्टर दे दे और आपसे पूछ रहा है कि सदिश ए डॉट बी निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 2 जा 6 माने 3 दूना के 6, आई दोनों का चिन्ह का प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा। फिर 3 दूना के 6 आ प्लस 5 दूना के कितना होगा 10, तो 10 आ हाई 6 6 12 22 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 22, आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? तो आज की बात यही याद रखेंगे। वो उतना सा क्यों नौटंकी करा आपने? नौटंकी इसलिए करा ताकि तुम समझो चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रही है कहानी। ठीक है ना? एकदम बेहतरीन ढंग से समझो उसको स्टेप बाय स्टेप। तो सर अगर इस पर एक सवाल अगर हम लोग करें, जैसे ये एक सवाल यहाँ पर एक दिया है इसी पर, कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। जरा देखते रहना सवाल को ध्यान से। और इसका एक एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया है, और इसको अगर हम जवाब दें, अगर इसको हमको सोल्व करना है, तो सर कैसे सोल्व करेंगे? जैसे एक वेक्टर ए दे दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा एक वेक्टर बी दे दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो, तो ए डॉट बी निकालो। तो सर ए डॉट बी आपने बताया कि सदिश ए को पहले लिख लो, आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। सर आपने बोला कि सदिश बी को लिख लो, सदिश बी को आपने बोला कि क्या लिख लो, तो सर बी है आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के कैप। सर इसका डॉट निकालने के लिए जब आपने बोला, तो सर इस ए डॉट बी आपने बोला कि इसका एक से, तो एक के एक में मल्टीप्लाई एक, यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस 1। सर ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो सदिश ए डॉट सदिश बी की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1 आ रही है। सदिश ए डॉट सदिश बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -1 आ रही है। यानी कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर क्या आ गया -1। बिल्कुल उसी तरीके से एक दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल है कि अगर सदिश ए बराबर के 2i कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, और सदिश बी जो है वो दे रखा है कितना आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के कैप, और हमसे पूछ रहा है कि सदिश ए डॉट सदिश बी निकालो, तो यहाँ दो एकम में दो, सर प्लस माइनस के गुणा होगा तो माइनस न होगा, दो एकम में दो, सर फिर प्लस माइनस के गुणा माइनस न होगा, एक एकम में एक। तो यहाँ देखें तो इस दो से प्लस प्लस दो माइनस दो कैंसिल आउट, तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर कितना आ गया -1 आ गया सर। अगर इसी तरीके से एक और सवाल की तरफ बढ़े, तो कह रहा है अदिश गुणन, इस बार नाम से पूछ रहा है। ऊपर दूसरा सवाल है, नीचे दूसरा सवाल है। सर हमसे नाम से पूछ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ऊपर तुमको दे रहा है कि 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3k कैप, पहला वेक्टर दे दिया है ये। दूसरा वेक्टर आपको दे रहा है कि 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर आपको दे रहा है। इसके बीच में आपको डॉट लगा रहा है, तो डॉट लगा रहा है तो कुछ नहीं, 3 दूना का कितना हो जाएगा सर, आई का आई के साथ 6 हो जाएगा, माइनस 2 एकम में 2 हो जाएगा और प्लस 3 एकम में 3 हो जाएगा। तो यह 6 में से 2 निकल जाएगा, चाहे 6 और 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 निकलेगा तो कितना आ जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सॉरी, हाँ सही है, 6 और 3 9, और 9 में से 2 निकला तो कितना आ गया 7। सर इसके नीचे वाला अगर अपन लोग देखें, इसके नीचे वाला भी सवाल एक है, डी वाला जो है ये डी वाला, ये कौन था सर, सी वाला था। तो डी वाला में भी देखें तो सर उसी तरीके से है। यहाँ पर बात करेंगे तो 3 एकम में 3 प्लस दो दूनी के 4, तो यानी कि अपन लोग देखें तो 3 प्लस के कितना हो गया 4, और फिर से प्लस 3 एकम में 3। देखना यहाँ 3 एकम में आई का आई के साथ 3 एकम में 3, जे का जे के साथ दो दूनी के 4, चिन्ह प्लस से है। फिर एक का बाबू 3 में करेंगे तो 3 एकम में 3, तो देख लो 3 3 6 4 कितना आ गया 10, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10। अगर इसी क्रम में आगे बढ़े, तो कह रहा है कि x का परस्पर लंब है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ख्याल करो तुमको हम अभी बता रहे थे कि अगर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर हम तुम बोल दे कि ये वेक्टर a है, 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप है, ये वेक्टर बी बराबर जो है आई कैप माइनस के 4j कैप प्लस के एक्स के कैप है, दो वेक्टर हो गए। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, सर आपको कैसे पता? अबे लिखा है भाई, यहाँ लिखा है कि परस्पर क्या है लंबवत है। अगर लंबवत होंगे
तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है कि सदिश ए और सदिश बी का जो डॉट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो सर इसका डॉट अगर देखें तो 2 एकम में 2 माइनस के 4 एकम में 4 और प्लस के x इक्वल टू कितना सर 0। तो x यहाँ पर देखें तो 2 घट जाएगा बाबू, तो यहाँ पर माइनस के क्या बन जाएगा 2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो सर x बराबर उधर जाए भेज दें तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई। तो हर सवाल आसान होता है यार, कंसेप्ट में दिक्कत होती है, कंसेप्ट में क्या होती है दिक्कत होती है। तो ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए पता होना चाहिए। जैसे आगे की सवाल को अगर हम बोलें, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखना जरा। अ, हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के k कैप। वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी बराबर 6i कैप माइनस के 3j कैप और प्लस के 2k कैप, दो वेक्टर हो गए। तो अगर ए का बात हम करें तो ए का परिमाण निकाल लेते हैं, तो दो अंडर रूट में दो दूनी के 4 हो जाएगा, फिर दो दूनी के 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो ए का परिमाण की अगर हम चर्चा करें तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा। तो ए का परिमाण की हम चर्चा करें तो बाबू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर उसी तरीके से यहाँ हम बात करें, बी के परिमाण की बात करें तो अंडर रूट में 6 के 36 हो जाएगा, प्लस 3 तिली के 9 हो जाएगा, और प्लस 4 चौके दो दूनी के 4 हो जाएगा। 36 4 40 9 49, तो बी का परिमाण बराबर अंडर रूट में 49 हो जाएगा। और 49 का वर्गमूल अगर तुम निकाल रहे हो तो बाबू कितना हो जाएगा 7। और तुमसे कॉस थीटा पूछ रहा है, तो तुम क्या जानते हो कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर जो होता है ए का परिमाण डॉट बी इंटू बी का परिमाण और कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा कितना होगा सर, तो कॉस थीटा हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी बटा में ए का परिमाण इंटू बोलो बी का परिमाण। अगर इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर इधर लिखते हैं, अगर इसी तरीके से तुम बात अपनी रखना चाहते हो तो कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले तुम्हें डॉट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो डॉट देखना कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12। तो ये डॉट में लिखते हैं 12 प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 दूना के 6 लेकिन माइनस का 6, ये होगा माइनस का 6, माइनस का 6। और उसके पास ये प्लस और ये माइनस है तो फिर से क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, और 2 एकम में -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और डिवाइड में अगर हम बात करें तो ए का परिमाण बी का परिमाण रखना है, तो ए का परिमाण कितना है सर 3, बी का परिमाण कितना है सर 7। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, 6 में से फिर से 2 निकाल दो, 6 में से तुम कितना निकाल दो 2 निकाल दो, तो 4 बच जाएगा। तो ऊपर 4 और बटा में 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। तो थीटा बराबर हो जाएगा बाबू कास इनवर्स 4 बटा में 21, कास इनवर्स 4 बटा 21। और ये आपका क्या दे दिया वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करें, क्लास बहुत लंबी हो गई। ठीक है, और दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, गर्मी का दिन है थोड़ा सा कठिन वाला। ठीक है, धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।